नमस्कार। संडे सत्संग में आपका स्वागत है। इस बार संडे सत्संग में बात करने को इतना कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पे फोकस करूं। बात करने को है मुजफ्फरनगर की, बात करने को है करनाल की। मुजफ्फरनगर में देखिए, पिछली बार संडे सत्संग के दौरान हम मुजफ्फरनगर में थे। क्या शानदार रैली, ऐतिहासिक रैली। और वहां से जो संदेश गया, दो बातें सबसे महत्वपूर्ण। पहला, देखने वालों ने बताया कि इतनी बड़ी रैली तो खैर हुई, लेकिन इतनी मात्रा में युवा लोग, ये वही युवा लोग जिनके समर्थन उत्साह के ऊपर चढ़ के बीजेपी पावर में आई थी उत्तर प्रदेश में। बड़ी संख्या में युवा वहां थे, उत्साहित, जोश से भरे, किसान आंदोलन से जुड़े हुए और देश और किसानी के भविष्य के बारे में चिंता करते। दूसरा बड़ा संदेश, हिंदू मुस्लिम एकता। इन दोनों संदेशों से तिल मिलाई सरकार पिछले हफ्ते में क्या नहीं कर रही। अगर आपने देखा नहीं हुआ तो आप एक बार फिर जाके चेक कीजिएगा। संडे को हुई थी मुजफ्फरनगर की सभा। आप जाके देखना, मंडे सुबह के किन अखबारों ने उसे फ्रंट पेज पे दिया था। अब कई अंग्रेजी के अखबारों ने दिया था, मगर मुझे उसकी चिंता नहीं। मुझे है हिंदी के अखबारों में क्या हुआ भाई। क्या इस देश के किसानों की सबसे बड़ी सभा, सारी दुनिया मानती है ऐतिहासिक थी। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, जो मतलब किसानों के दोस्त नहीं है, ये लोग भी कहते हैं हाँ, उस ग्राउंड की कैपेसिटी 1 लाख थी। ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, उसके बाहर सड़कें खचाखच भरी हुई थी, पूरा मुजफ्फरनगर भरा हुआ था। हर कोई मानता है इस बात। तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली को क्या हिंदी के अखबारों ने फ्रंट पेज पर भी जगह दी? नहीं। मैंने दो चार देखे भाई, कोई गलती हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा। मैंने जो दो चार अखबार देखे, कम से कम दिल्ली में जो हिंदी के अखबार उपलब्ध थे, हरियाणा में जो दिल्ली के अखबार हिंदी के अखबार उपलब्ध थे, फ्रंट पेज पर नहीं थी ये खबर। और मैंने जिस अखबार में दो एक में देखा, वो 7वें 8वें पेज में उत्तर प्रदेश की स्थानीय खबरों में, और उसमें भी हेडिंग पता है क्या था? हेडिंग था कि कृषि मंत्री ने कहा कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं और किसानों का विरोध प्रदर्शन सही नहीं है। और उसके अंदर एक बॉक्स में बताया हुआ था कि हाँ, ये सभा भी। ये कोई संयोग हुआ होगा? बहुत होता है साहब इस पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन जाते हैं, इनके बड़े बड़े अफसर बैठते हैं, मालिक के दफ्तर के अंदर जाके बैठते हैं, लेन देन होता है, सौदेबाजी होती है, फिर होता है कि देखो फ्रंट पेज पे नहीं जानी चाहिए और कुछ भी कर लो। अच्छा, अगर फोटो लगानी है ना, ये वाली फोटो मत लगाना, इस आदमी की फोटो ना दिखनी चाहिए, बाकी फोटो लगा लेना, ठीक है, आप वहां पे कुछ औरतों का फोटो दिखा। ये सब संयोग से नहीं होता है। किसान आंदोलन को लोगों की निगाह से कैसे उतारा जाए, उसकी कोशिश हो रही है। मिर्ची लग गई है। 5 तारीख के बाद से मैं देख रहा हूं, जब से हिंदू मुस्लिम एकता की बात आई, तब से किसी भी देशभक्त को तो खुश हो जाना चाहिए भाई। इस देश में भारत माँ की दो आंख जो बोला था हिंदू मुसलमान, जिसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब नहीं है, पर मैं कह रहा हूं एक मुहावरा बना हूं। इस देश में अगर हिंदू मुसलमान में एकता कायम होती है, सौहार्द होता है, तो किसी भारतीय को, किसी देशभक्त को, किसी राष्ट्र प्रेमी को खुश नहीं होना चाहिए? अगर जातियों के बीच में दुराव कम होता है तो खुश नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो मुजफ्फरनगर में जहां जातियों की दूरी कम हुई, जहां हिंदू मुसलमान की काफी बनी हुई दरार थी वो जो कम हुई, उसके बाद कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लगी, पेट दर्द क्यों हुआ? और जिन लोगों को पेट दर्द होता है, क्या वो लोग इस देश के दोस्त हैं या इस देश के दुश्मन? बाकियों को पता नहीं, पता लगा हो या नहीं, मुझे खूब पता लग गया साहब। 5 तारीख के बाद से मेरे फोन के ऊपर ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड अटैक शुरू हो गए। अब आप सोचोगे फोन पे ऑर्गेनाइज्ड अटैक कैसे हो सकता है? ये इन लोगों ने तरह तरह की कुछ बना रखी हैं, उग्र हिंदूवादी, पता नहीं कैसी कैसी फेसबुक बना रखी हैं, ट्विटर अकाउंट हैं। उससे मेरा और राकेश टिकैत का फोन नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं, पोस्टर सा बना रखा है। कुछ लोग राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव को इस नंबर के ऊपर गाली दे रहे हैं, आप भी दो। कोई कहता है अच्छा आप देना मत, सार्वजनिक करके।
और मेरा फोन पिछले, अगर मैं काश आपको दिखा सकता, कल शायद मेरे फोन पे 600-700 कॉल आया। मैंने फोन बंद करके रखा हुआ है भाई, कोई फायदा नहीं। और सिर्फ गाली, प्रायोजित गाली देना। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, जिनको ये मैसेज पहुंचता हो कि योगेंद्र यादव को इस नंबर पे गाली दो, राकेश टिकैत को इस नंबर पे गाली दो, भाई वो भेजने वाला तो भेज रहा है, थोड़ा अपनी इज्जत का भी ध्यान कर लो। किसी ने कहा गाली दो और आप गाली देना शुरू कर दो। दूसरा, जरा ये भी सोचिए कि ये करवाने वाले आज योगेंद्र यादव को टारगेट बना रहे हैं, कल किस किस का नंबर आएगा? क्या ये तरीका है देश चलाने का? सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं, ट्विटर से पूछना चाहता हूं, फेसबुक से पूछना चाहता हूं, ये कैंपेन चलवा रहे हैं आप? खैर, मेरे को इससे एक बात जो समझ आई वो ये कि किन लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता से मिर्ची लगती है। एक और अच्छी बात आई कि इस बहाने कई लोगों को मेरा फोन नंबर पता लगा और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे संदेश भेजे। कईयों ने मेरे को भेजा, भाई साहब आपका फोन नंबर सार्वजनिक किया जा रहा है, सावधान रहना, फला नंबर से किया जा रहा है, फला फेसबुक से किया जा रहा है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में किया जा रहा है। आपको भी मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको कहीं ऐसी सूचना मिल रही हो, कोई ऐसी फेसबुक है, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरा, राकेश टिकैत का या किसी और किसान नंबर का फोन सार्वजनिक किया जा रहा हो, ये गैर कानूनी काम है, आपकी निगाह में आए, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना उस ग्रुप का और उसे इसी फेसबुक पेज पे, मेरे वाले पे रिप्लाईज में ना डाल देना। पता तो लगे कि कौन कौन लोग ऐसे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जरा बता देना, बहुत अच्छा रहेगा। आप में से कई लोगों ने जिन्होंने ये काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले हफ्ते जो दूसरी घटना हुई वो करनाल की थी। करनाल, जहां सरकार ने सोचा था कि वो आईएएस अफसर को कुछ नहीं होगा, जिसने कह दिया था सर फोड़ूंगा मैं, उसके बारे में कितना कितना बचाव की कोशिश की, हर तरह की तिकड़म उसके बारे में लगाई, लेकिन हजारों किसान चल के उसी मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने बैठ गए जहां सरकार ने कहा था किसान को पर नहीं, परिंदा पर नहीं मारने देंगे। वहां हजारों किसान बैठे, अपना लंगर लगा लिया, अपना टेंट लगा लिया और वहां जाके सरकार से बात की। सरकार को अंततः न्यायिक जांच के लिए राजी होना पड़ा। उस अफसर को अब छुट्टी पे भी भेजा जाएगा। अब ये तो न्यूनतम से न्यूनतम है, मेरे हिसाब से तो जो होना चाहिए था उससे बहुत कम है। लेकिन चलिए, कम से कम इतना सबक तो मिलेगा कि आप जनता को ये कह के जा नहीं सकते। अब उम्मीद यही है कि न्यायिक प्रक्रिया के साथ कुछ न्याय हो, क्योंकि न्यायिक जांच में आजकल लोगों को आस्था बची नहीं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि न्यायिक जांच वगैरह के अंदर कुछ निकलता नहीं। मेरी बेहद उम्मीद है कि इस बार जो भी न्यायिक जांच इस मामले में होगी उसमें सचमुच न्याय होगा, क्योंकि ये वो मामला है, इसमें सारे देश ने एविडेंस देखा है, कोई छुपा हुआ एविडेंस नहीं है, इसमें सचमुच न्याय हो सकेगा, ये मेरी बहुत उम्मीद है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं आज चर्चा सिर्फ करनाल के बारे में नहीं करना चाहता, मुजफ्फरनगर के बारे में नहीं करना चाहता, मैं चर्चा करना चाहता हूं उस रिपोर्ट के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है इस देश की। 5 साल के बाद वो रिपोर्ट आई है, बहुत समय से मुझे उस रिपोर्ट का इंतजार था। परसों, शुक्रवार, सरकार ने वो एक रिपोर्ट रिलीज कर दी, जो मैं सोच रहा था कब रिपोर्ट रिलीज होगी, और मन में थोड़ा डर भी था कि क्या सरकार इस रिपोर्ट को भी कूड़ेदान में डाल देगी क्या। रिपोर्ट का नाम बहुत लंबा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। अगले 4-5 साल तक आप इस रिपोर्ट का जिक्र सुनते रहे। रिपोर्ट का लंबा सरकारी नाम एक बार पढ़ देता हूं, बार बार नहीं पढ़ूंगा, आप इसका टाइटल देख लीजिएगा। सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड एंड लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019। पढ़ते पढ़ते जुबान दुख। खैर, आमतौर पर सरकारी रिपोर्ट्स की ऐसी ही भाषा होती है, मगर ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो कि किसानों की क्या अवस्था है उसका अनुमान देती है देश में। ये आप इसका टाइटल पेज देख सकते हैं। ये रिपोर्ट है जो कि बताती है, और छोटी रिपोर्ट नहीं है भाई, कोई 4200 पेज से ज्यादा लंबी रिपोर्ट आई। ऐसा मत समझिए 4200 पेज की कोई कविता है या ऐसे इसके अंदर लिखा हुआ है। ऐसी रिपोर्ट में आमतौर पे ज्यादातर पेज सिर्फ टेबल 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 होते हैं, कोई 100-150 पेज की काम की बात लिखी है।
इसकी मुख्य चीजों को मैंने देखा और मुझे लगा एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो अगर आप किसान हैं, किसानों के मित्र हैं, किसान सवालों पे लिखते हैं या किसान आंदोलन के विश्लेषक हैं, नेता हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है ध्यान से समझिए इस रिपोर्ट को, क्योंकि अगले 4 साल तक बहसों में इसी रिपोर्ट का, 5 साल तक बहसों में इसी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। पहली बात जो समझने की है वो ये है कि ये रिपोर्ट कोई पहली बार नहीं आ रही है। ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है सरकार की। कल कोई बीजेपी के नेता क्लेम कर रहे थे, देखिए हमारी सरकार ने इस रिपोर्ट को जारी तो किया। कई बार मेरी इच्छा होती है इनको थोड़ा बैठ के एक बार क्लास लेने की कि मेरे भाई, सारी चीजें केवल आपके सरकार के जमाने में शुरू नहीं, कुछ तो और किसी को ना दो तो अटल बिहारी वाजपेयी को कोई क्रेडिट दे दिया करो कभी कभार। तो ये रिपोर्ट शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। दरअसल हमारे देश का एक स्टैंडर्ड संस्था है, हमारी परिपाटी है नेशनल सैंपल सर्वे, जो एनएसएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन किया करता था, जिसको आजकल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में मर्ज कर दिया है। नेशनल सैंपल सर्वे हर साल इस देश में एक बहुत बड़ा सर्वे किया करता है, लेकिन हर 5 साल बाद उस सर्वे की थीम बदल जाती है, फोकस किस चीज पे रखा जाए। तो सन 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार इसका फोकस रखा गया किसान परिवारों की अवस्था, जिससे पहली बार देश को पता लगा कि किसान परिवारों की आमदनी क्या है, कर्ज क्या है, क्या स्थिति है किसान परिवारों। उसके बाद ये 2008 में नहीं हुआ, 2013 में इसे दोहराया गया, यानी कि एनएसएसओ का पहली बार 69वां राउंड था, 59वां राउंड, 59वें राउंड में पहली बार किया है, सन 2003 में था। फिर उसके बाद एनएसएस के 70वें राउंड में 2013 में हुआ था, यही सर्वे दोहराया गया। और अब 5 साल बाद जो होना था काम, वो 6 साल बाद हुआ है। 2019 में इसी राउंड को दोहराया गया, ये 77वां राउंड था एनएसएस का। तो ये कोई नया सर्वे नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि नया सर्वे नहीं है, क्योंकि अगर पुराना है तो हम पुराने से तुलना कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्या बदला है, क्या चीज बेहतर हुई है, क्या चीज गड़बड़ हुई। ये सर्वेक्षण, अब आप कहेंगे, दूसरी तरफ से कुछ लोग कहेंगे सरकारी है, विश्वास करना चाहिए क्या, सर्वे ही तो है, सर्वे से थोड़ी पता लगता है, सर्वे तो कुछ भी होता है। मेरा कहना है भाई, टीवी देख के हमारी ज्यादा दिमाग खराब कई बार हो जाता है कि टीवी सर्वे का मतलब कौन सी पार्टी चुनाव जीत गई, जो काम मैं पहले किया करता था ना। और ये पिछले 5-7 साल में तो ऐसा हालत हो गई है कि सर्वे का नाम लेते ही लोगों को लगता है चलो जी, जिस पार्टी ने करवाया वही दिखा रहे होंगे, और उसके चलते सारे सर्वे बदनाम हो गए। लोगों को लगता है कि सर्वे का मतलब ही थोड़ा सा हेराफेरी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं, सरकारी सर्वे है, लेकिन ऐसा सर्वे है जिसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश का जो सर्वे और स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, वो आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम्स में से एक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम इज समथिंग वी शुड टेक प्राइड। महल नोबिस ने शुरू किया था 50 के दशक में, 50s में। बहुत कमाल के स्टैटिस्टिशियंस हुआ करते थे, प्रोफेसर महल नोबिस, उन्होंने शुरू किया था, और उसके जमाने से धीरे धीरे हमारे स्टैटिस्टिकल सिस्टम मजबूत हुए हैं। पिछले कुछ सालों में उसे नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी जिसको सरकार ने देखा, कहा अच्छा रिपोर्ट अच्छी नहीं है, मार्कशीट में नंबर अच्छे नहीं है, मार्कशीट फाड़ दो। ये काम 2 एक बार कर चुकी है सरकार, तो बड़ी चिंता हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मार्कशीट और नंबर देने का सिस्टम गलत हो गया। सरकारी है, लेकिन भरोसेमंद है। एनएसएसओ आमतौर पे अभी तक एनएसएसओ में उस तरह की, नेशनल सैंपल सर्वे में उस तरह की बेईमानी, हेराफेरी शुरू नहीं। इस सर्वे में आप कहेंगे कितने लोगों का इंटरव्यू किया गया, लगभग 6,000 के करीब, ये 5,940, तो देश में अंदाजन 6 लाख के करीब गांव है। तो आप समझिए 100 गांव में से एक गांव में लोग गए, जो पर्याप्त है, सैंपलिंग के हिसाब से बहुत है। 100 में से एक गांव में आप चले गए, और हर गांव में अंदाजन 10 परिवारों का, तो कोई 60,000 के करीब परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। पर्याप्त संख्या है। ये कोई आपको कहे ना 140 करोड़ के देश में केवल 60,000 लोगों का सर्वे करके बता रहे हैं, इन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी नहीं होती, इस तरह की बेकार की बातों पे विश्वास मत करना। मैंने पढ़ी है, और मैं आपको बता रहा हूं कि सरकारी सर्वेक्षण है और अच्छा है, विश्वास करना चाहिए। आमतौर पे एनएसएस के सर्वे बहुत अच्छे होते हैं, इन पे भरोसा करना चाहिए। और एनएसएस की जो मशीनरी है, जो सर्वे करने वाली है,
अभी तक उसमें इतनी खराबी नहीं आई है कि बता दें अच्छा सरकार के पक्ष में ये चीज ढूंढ के लाना, वो चीज करके लाना। एनएसएस में अभी तक इस तरह का कूड़ा नहीं घुसा है। उम्मीद करते हैं बचा रहेगा, क्योंकि किसी भी सरकार को सच जानना तो जरूरी होता है ना, और एनएसएस का ये काम रहा।